जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मानना है कि जिंदगी एक किताब है। हर एक जिंदगी में कोई ना कोई कहानी छुपी हुई है जिससे बिल्कुल हम सब बिल्कुल लोग सीख सकते हैं, है ना। बिल्कुल कुछ बिल्कुल। ना कुछ सीखने को हमें मिलेगा। तो आज आपकी कहानी सुनेंगे, आप ही की जुबानी, कि इट्स अ प्लेजर। आपकी लाइफ कैसी रही, है ना, कैसी इट्स अ रही। प्लेजर यू हाँ, गिव मी दिस प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट मी। अपने आप को शेयर थैंक यू करना बेटा। हमेशा सबसे अच्छा लगता है ना। बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो आप स्टार्टिंग से शुरू करें, बचपन से कि आपकी बचपन जिंदगी से, कैसी रही। अरे बचपन तो गुरुजी ने बहुत भुला ही दिया। एनीवेज, वो फिर भी हमारे साथ रहता ही है। दैट्स माय लाइफ, नो। वहीं से शुरुआत थी, है ना। तो चलिए बताएं हमारा कैसे हम जी। लोग जो थे वो पार्टीशन के टाइम के रिफ्यूजीज थे, मेरे पेरेंट्स। तो उन्होंने तो बहुत स्ट्रगल देखी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखी उन्होंने। पर स्ट्रगल से क्या होता है ना, मजबूत बनते हैं। तो उनका जो स्ट्रगल था वो हमारे पास भी थोड़ा तो आया ही, है ना। क्योंकि जब आप रिफ्यूजी बनते हैं ना, उसका एक अलग ही, ये रिफ्यूजी ही जान सकता है। जैसे अभी कश्मीरी लोग रिफ्यूजी बने, वही जान सकते हैं कि हाउ दे आर नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, है ना। यहाँ अलग कल्चर था, थोड़ा फर्क। और रिफ्यूजीज के पास कुछ नहीं होता है। तो वो जो कुछ नहीं होने का एहसास है वो अलग ही होता है। पर बहुत ही मेहनती लोग थे हमारे, पूरे गांव के लोग ही। और स्पेशली मेरे पेरेंट्स तो बहुत मेहनती थे। तो मेरी मदर ने यहाँ आके शादी के बाद अपनी पढ़ाई वढ़ाई को जारी रखा, और इस तरह आगे बढ़े फिर। और पढ़ाई का माहौल बहुत था, ज्ञान का माहौल बहुत था। मेरे फादर फ्रीडम फाइटर भी थे, आरएसएस की तरफ से। तो वो ज्यादा विस्थापित लोगों को इधर उधर सेटल करने में बहुत रहे। तो पब्लिक में सेवा का काम शुरू से ही था। और इस तरह से उन्होंने मम्मी को भी प्रेरणा दी कि नहीं, आपने पढ़ना है, आपने आगे चलना है करके। फिर उन्होंने अपना स्कूल खोला। धीरे धीरे घर में थोड़ी इनकम ज्यादा हुई। तो इस तरह से हमारे को तो खैर कभी कोई कमी नहीं आने दी। तो और हम जानते भी थे वो ना, एक आप नेचुरली जो भी घर का माहौल देख रहे होते हैं, उसमें उसमें से ही कुछ सीख रहे होते हैं, उसी में से कुछ बन रहे होते हैं। तो कुछ ऐसा था कि हम लोग भी ज्यादा मांगते नहीं थे कुछ। पता नहीं क्यों मुझे आज लगता है कि अरे उस एज में हमें कैसे पता था ना कि जितने रिसोर्सेज हैं उसी में हम खुश रहते थे। तो हम लोगों ने भी फिर खूब पढ़ाई की, आगे आगे चले। और तो घर तो ऐसा ही था जहाँ एजुकेशन, पढ़ाई, दूसरों की सेवा। मेरी मदर ने फिर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से स्लम्स एरिया में जाकर के बहुत काम किया। वहां पे पूजा अर्चना करवाना, वहां पे हवन करवाना, यज्ञ करवाना, उनको वैल्यूज देना। और छोटे बच्चों का स्कूल था तो वहां भी वैल्यूज ही देना। पेरेंट्स को बुला के समझाना कि आप बच्चों को कैसे पालें, और कैसे पॉजिटिव बने रहें खुद भी, और बच्चों को पॉजिटिव बनाएं, आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। तो ऐसे करके उन्होंने, हमने घर में माहौल देखा ये। और फिर करते करते फिर मैंने अपनी पढ़ाई करी, और एक होम्योपैथिक डॉक्टर से ही शादी हुई। उन्होंने अपना कुछ दुकान उकान खरीदा, लोन लेके सारा बैंक से। और वो धोखा दे दिया हमको बिल्डर ने। तो वो दुकान भी नहीं मिली, फिर किराए की दुकान से अपनी क्लिनिक चलाई। और उधर भी लोन की किस्तें जा रही हैं, तो लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल वाज लॉट ऑफ देम। पर ऑन द होल यहाँ भी प्रोग्रेसिव लोग, वो जिंदगी भी ठीक ही थी। मतलब पता नहीं क्योंकि रिफ्यूजी थे, पता नहीं क्योंकि पेरेंट्स ऐसे थे, या मैं ऐसी थी, मुझे नहीं पता। लेकिन ये कभी बहुत फील नहीं होता था कि ये सब मुश्किलें हमारे साथ हैं, तो हम चल रहे थे। तो इस तरह से
गुरुजी जिंदगी में मैंने महसूस किए थे, तो शायद शुरू से ही मैं फिर स्टोरी बताऊंगी आपको, मुझे शुरू से कैसे लगता है कि गुरुजी आज नहीं, शुरू से मेरे साथ। तो बस वो लोन भी हो गया पूरा, बच्चों के सब काम हो गए, बेटी की शादी हो गई, और मैं अपनी मेडिकल के शायद सेकेंड ईयर में थी, ऐसा कुछ था। तो छत पे मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, और वो पढ़ाई मुझे बहुत डिफिकल्ट लगती थी। वही एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, तो ये पढ़ाई मुझे बहुत मुश्किल लगती थी। तो मैं ऊपर शाम को बैठ के पढ़ती थी, दिन में जॉब भी करती थी, क्योंकि घर के हालात ऐसे थे। तो मैं सुबह जॉब करती थी, शाम को अपनी पढ़ाई ऊपर छत पे कर रही थी। और जैसे दिल्ली में मकान होते हैं ना, दोनों तरफ आपके और लाइन होती है घरों की, तो स्ट्रेट लाइन में। तो जो हमारे पीछे वाला घर था, उसी के सामने बैठी मैं पढ़ रही थी। और इतने में क्या हुआ कि एक आदमी वहां उस वाले घर पे ऊपर था। उसने व्हाइट कपड़े पहने थे और बाल खुले थे उसके, दाढ़ी भी थी, और मुझे बहुत डर लगा। राइट। तो वो आदमी होगा कोई 20 से 25 साल के बीच में कहीं पे, और मैं थी कोई 19 से 21 साल के बीच में, ऐसे कुछ। अब मुझे एज तो उनकी नहीं पता थी, लेकिन एक यंग, और मैं भी यंग। अब वो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे इनवाइटिंग आईज होती है ना, और उस एज में लड़कियां कैसी होती है ना, दूसरे के आंखों से उसके दिल का फटाफट फटाफट जान पाती हैं, क्योंकि वो डर होता है ना लड़कियों में कि अरे ये लड़का मुझे देख रहा है। तो एंड द आईज वर, ये स्पेशली मुझे आईज याद है, दे वर इनवाइटिंग। और इस इनवाइटिंग से एज अ लड़की, एज अ लेडी, मुझे बहुत डर लग गया कि व्हाई इज कॉलिंग मी लाइक दैट। तो मैं पढ़ाई छोड़ के फिर नीचे आ गई, और सारी रात थोड़ा डरती डरती रही कि ये क्या हुआ। और अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। अब 3 दिन के बाद में उसी घर से एक मैसेज आया कि हमारे घर पे कोई आए हुए हैं सन्यासी, और उन्होंने हमें सुदर्शन क्रिया सिखाई है। ये एक सुदर्शन क्रिया के बारे में कुछ उस लेडी ने हमें बताया, और कहा कि मेरे जो फाइब्रॉइड्स हैं वो 1 हफ्ते में चले गए, तो ये बहुत ही अच्छी है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। तो हमने ध्यान नहीं दिया, मैं छत से ही बात सुन रही हूँ, नीचे मेरी मम्मी और वो बात कर रहे हैं। तो वो बात वहीं खत्म हो गई। अब बहुत साल बीत गए, ये बात मैं भी भूल चुकी थी, कोई मतलब नहीं था ऐसी बात का नो। किसी लड़के ने आपको देखा, आपने देखा, बात खत्म होती है। कितने लड़के हमें दुनिया में देखते हैं, तो कौन याद रखता है। लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रही थी, तो फिर क्या हुआ कि आ, किसी और हमारे कॉमन फ्रेंड ने, जो हमें भी जानते थे और हमारे मेरे हस्बैंड के फादर को भी जानते थे, तो ये कॉमन फ्रेंड जो थे उनकी तरफ से आया कि क्या आप दिनेश से अपनी बेटी की शादी करेंगे। तो मुझे बहुत ये हुआ कि अच्छा, पेरेंट्स को भी उनके पेरेंट्स पसंद थे, और बहुत सीधे साधे, बहुत नेक लोग थे। और इस तरह से हम दोनों की फिर शादी हो गई। जब मैं इन लॉज के यहाँ पहुंची, तो उन्होंने क्या कहा कि आ, मेरी मम्मी की तरफ से उनके पास रिश्ते का मैसेज गया था, और मैं दोनों के बीच में खड़ी मुस्कुरा रही हूँ कि कमाल है, ना इधर से कोई मैसेज गया था, ना वहां से कोई मैसेज ये लोग कहते हैं आया है, तो ये हो कैसे गया। तो ये मेरी जिंदगी में एक पहला मौका था जब मैंने सोचा कि मैंने तो ऐसे ही सोच लिया था, ये क्या हो गया। तो हमारी शादी एक गलत फहमी में हो गई। राइट। वैसे जब ये सब कुछ साल बीत गए, और मेरी सिस्टर मेरे घर एक दिन आई। अब इन दिनों क्या था कि जिंदगी बीतती जाती है, परेशानियां हर एक की जिंदगी में आती जाती हैं, और एक समय आ जाता है जब परेशानी ऐसे ना एकदम हद से पार हो जाती है। तो मेरी सिस्टर की जिंदगी में तब वैसा चल रहा था, और इधर से मेरी मदर की जिंदगी में भी सेम कुछ ऐसा ही चल रहा था। उनको डिमेंशिया हो रहा था, जिसको मतलब याददाश्त उनकी जा रही थी, मगर किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो जब किसी की याददाश्त जाती है, एज अ डॉक्टर मैं बोलूंगी, तो क्या होता है ना, कंफ्यूजन बहुत होता है। और ये जिनकी याददाश्त जा रही होती है, वो बड़े उल्टे सीधे काम कर रहे होते हैं, एक ही काम को रिपीट कर रहे होते हैं, कहीं जाते हैं भूल जाते हैं, फिर आके बोलते हैं हम नहीं गए थे, हमने ये नहीं कहा था, लोग सोचते हैं झूठ बोला। राइट। तो उनकी जिंदगी भी बहुत तकलीफ में होती है, जब तक कि डायग्नोज नहीं हो जाता। जब डायग्नोज हो जाता है, तब तो डॉक्टर सबको समझा ही देते हैं कि इसके साथ ये चल रहा है।
लेकिन उससे पहले के बहुत साल बहुत तकलीफ में होते हैं, फैमिली के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। तो उनकी जिंदगी में ये चल रहा था। अब इन दोनों की जिंदगी में चल रही है प्रॉब्लम, और मेरी सिस्टर मेरे घर किसी काम से आई, हम उसको ड्राइव करके कहीं ऐसे मार्केट ले जा रहे थे, तो वो फौरन बोली, अरे मुझे तो ये करना है, यहाँ वहां कोई बैनर लगा हुआ था, मुझे नहीं पता, मैं तो अपने आप में ही रहने वालों में हूँ, मैं आसपास देखती नहीं। तो ड्राइव कर रहे हैं हस्बैंड, मैं कार में बैठी हुई हूँ, मैं अपना सामने देख रही हूँ, और मेरी सिस्टर देख रही है कि बैनर लगा हुआ है। फिर सिस्टर ने कहा कि देख, फिर मेरी सिस्टर ने मेरे बड़े ब्रदर को बोला कि इसको समझाओ, ये मेरे को ले जाए, और जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आई कि मैं अपनी सिस्टर और अपने मदर को किसी एक कोर्स में लेके जाऊं। तो हम सुबह सुबह यहाँ से 5-6 बजे जाते थे सब लोग मिलके, और वहां भी ऐसे होता था क्योंकि इतनी दूर से हमें जाना होता था, तो लास्ट में पहुंच रहे होते थे, से शुरू होने से तो पहले ही पहुंचते थे, अपनी आदत है ही शुरू से कि टाइम पे पहुंचो। तो वहां जब गई तो वहां भी मैं पीछे पीछे बैठ जाते थे हम लोग। अब आपके आगे 300-400 लोग बैठे हुए हैं, वहां कोई एक फोटो लगी हुई है, और इन्होंने कोर्स किया तो ज्ञान चर्चा से किया, और पता चला कि उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, वो अमेरिका से आए हैं, और मैंने मन में सोचा, ओ माय गॉड, सो ये जो बाहर से आए लोग हैं ना, ये हमारी जो धरोहर है, हमारे जो ज्ञान है, उसको शुरू करके पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स ले रहे हैं। वेरी गुड, दे आर यूजिंग माई ना इंडियाज नॉलेज फॉर दिस। तो ये मेरा तब ये कॉन्सेप्ट था, और मैंने गुरुजी की फोटो को नहीं देखा था क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था ना। वो जो बोल रहे थे अच्छा बोल रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था, हम योगा कर रहे थे, और मेरे को ये भी था कि ये पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं और हमारे योगा को यूज कर रहे हैं। ही इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका एंड यूजिंग माई योगा। ओके, ठीक है, ये लोग बहुत स्मार्ट है, ऐसे करके मैं कोर्स कर रही थी। अब क्या हुआ कि वहां पे एक स्टेज भी थी, तो नेक्स्ट डे थोड़ा, थर्ड डे हम जल्दी पहुंच गए, और सेकंड क्रिया थी, और कोई भी स्टेज पे बैठने के लिए तैयार नहीं था। मुझे नहीं समझ आया क्यों नहीं, मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, मैं चली जाती हूँ स्टेज पे। तो वहां स्टेज पे कुछ लोगों की जगह होनी थी क्योंकि हॉल बहुत बड़ा था, मगर लोग भी बहुत थे। अब तो स्टेज पे बहुत गर्मी थी। अब जब क्रिया हुई तो भस्त्रिका हुआ तो बहुत गर्मी लगने लगी, और उन्होंने कहा था आंखें नहीं खोलना है। मैंने कहा ठीक है, नहीं खोलेंगे, अब गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। तो इतने में क्या हुआ कि ऐसे लगा जैसे किसी ने पंखे से हवा करी। फिर मन में वही ख्याल आया, ओ माय गॉड, इन लोगों ने कैसे असिस्टेंट भी देखो तैयार किए हुए हैं कि वो एक एक को आके हवा भी कर रहे हैं। ओ माय गॉड, यहां से मेरा मन थोड़ा परिवर्तित होना शुरू हुआ। इतना प्यार लगा मुझे उस दिन कि कोई इतना भी ध्यान रख सकता है कि मुझे गर्मी लग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ मुझे लगा कुछ और है भाई, कुछ और है। उस दिन बहुत ही अच्छे मुझे एहसास हुए थे। उसके बाद ये कोर्स में बहुत सारे और एहसास हुए। मुझे लगता है लोग कोर्स करेंगे तब उन्हें समझ में आएगा, जिन्होंने किया होगा उन्हें समझ में आ रहा होगा कि हर एक के साथ कैसे कैसे एहसास होते हैं, क्या क्या हमको लगने लगता है, जिंदगी बदलने लगती है ना। तो पहले ही कोर्स में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लगता है कि तभी से मेरी जिंदगी का केओस खत्म होना शुरू हो गया था। वाह, है ना, क्या। भागदौड़ उतनी ही थी, काम उतना ही था, इनकम उतनी ही थी, उतने ही, उससे ज्यादा ही पेशेंट्स देख रही थी मैं, उससे ज्यादा ही काम बढ़ गया था, मगर केओस चला गया था, और इसी तरह माइंड का केओस भी चला गया था। मैं बहुत वैसे अपने आप को अच्छा समझती थी, और कि भाई ठीक है, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, 10 लोग 10 तरह की बात कर रहे हैं। माइंड में क्रिस क्रॉस होते थे ना विचार, एक विचार आ रहा है, दूसरा आ रहा है, ऐसे क्रिस क्रॉस बहुत ऐसे जाला बना है। पर मुझे ये बुरा नहीं लगता था, मैं हैंडल कर लेती। लेकिन वो नहीं था, वो हैंडल करने की जरूरत ही नहीं, इट वॉज नॉट देयर। तो ये तो ड्यूरिंग फर्स्ट कोर्स ही हो गया था। फिर लास्ट डे ऐसा हुआ कि गुरुजी आ रहे हैं, पता चला एयरपोर्ट पे।
अब लास्ट डे का कोर्स हुआ ही नहीं ऑलमोस्ट, और सबसे पहले तो आनंद राजेंद्रन जी ही भागे। मुझे समझ में नहीं, व्हाट इज दिस। एक कोई आ रहा है एयरपोर्ट पे, और ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स पैसे भी लिए मुझसे, और आखिरी दिन का कोर्स नहीं ले रहे हैं, व्हाट इज दिस। मैं अभी भी साइंटिफिक थी ना कि ये क्या मुसीबत है, राइट। और हम लोग फिर धीरे धीरे करके असिस्टेंट टीचर सब भी जाने लगे। मैंने कहा व्हाट इज दिस, मुझे थोड़ी इरिटेशन थी, पर मेरी सिस्टर बहुत श्रद्धा में थी, तो उसने कहा बिंदु चले, हम भी चलते हैं। मैंने कहा व्हाट इज द पॉइंट, क्यों जाना है। फिर वो रोने लगी और बोली कि तुझे पता है हम भगवान के पास है, ये भगवान है, ऐसे करके वो मेरे को बड़ी श्रद्धा में। मैंने कहा अच्छा बाबा चलो, अब क्योंकि हम ही लाए थे तो हम ही ले जाएंगे। तो हम वहां से, हमने कहा अब कहाँ जाना है, कौन सा टर्मिनल एयरपोर्ट जाना है, 3 टर्मिनल्स है यहाँ। किसी को कुछ नहीं पता, और कुछ बताने के लिए कोई रुक भी नहीं रहा है। जिससे पूछो बोलो चलो चलो चलो, किसी से पूछो कहाँ जा रहे हैं, अब चलो चलो चलो। अच्छा, एयरपोर्ट में कौन सा, हमारे पीछे पीछे आओ, चलो चलो चलो। एक ही बात सब बोल रहे हो, भाग रहे हैं गुरु जी के पीछे। हमने भी गाड़ी उठाई, हम भी चलो 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 हो गए। अब रास्ते में क्या किया, गाड़ियों का काफिला तो हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि कोर्स में हम पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से गप्पे तो हाँकते नहीं है, और कोर्स के बाद भी हमें खुद ही जल्दी होती थी कि हम जल्दी जाए, क्लिनिक अटेंड करना है, ब्रेकफास्ट करना है सब। अब रास्ते में हम लोग तो रास्ता भटक गए, अब हमें पता ही ना चले, क्योंकि अब बहुत साल दिल्ली छोड़े हुए भी हो गए थे, तो दिल्ली के रास्ते भी ना समझ में नहीं आ रहे थे। अब हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं, और हम लोग बैठे हैं पास में, और हस्बैंड भी बहुत श्रद्धा वाले हैं। एक थोड़ा मैं ही ऐसी थी जो ज्यादा श्रद्धा में नहीं रह के साइंस में ज्यादा रहती थी, लॉजिक में ज्यादा रहती। वो बहुत श्रद्धा में और बहुत फास्ट गाड़ी चला रहे हैं। और मेरे मन में भी तब तक आने लगा था, क्योंकि कोर्स में इतने एहसास हुए थे कि कुछ डाउट शुरू हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, कोई तो भगवान है यहाँ पर। तो अब मन में तो आ ही रहा था कि और डाउट भी था कि भगवान है, या ये गुरु है, या ये पहुंचे हुए हैं, या ये कुछ है ना, या ये मुक्ति का रास्ता है, ऐसा कुछ डाउट आने लगा था। तो हस्बैंड ने क्या किया, एक रेड लाइट जंप हो गई उनकी। जनरली वो नहीं करते हैं, पर उस दिन हो गई। पुलिस वाले ने पकड़ लिया हमको, और मैंने मन में सोचा पास बैठे हुए कि अगर ये भगवान है ना, तो हमको एयरपोर्ट पे मिलना जरूर, लेट मत होना। मतलब हमें, अपने आप से मैं कह रही हूँ कि मुझे लेट नहीं होना है। अगर ये भगवान है तो मैं छू के भी देखना चाहती हूँ कि भगवान को छुआ जा सकता है क्या, और मुझे मिलना जरूर। ओके। और उनको ये था कि एयरपोर्ट पे रुकना नहीं था, एक टर्मिनल से निकल के दूसरे में जाके कोई और फ्लाइट लेनी थी। हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जाना है, कुछ भी नहीं पता है। अच्छा, अब ये पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो सारा काफिला भी हमारा निकल गया, अब तो बिल्कुल हम अकेले रह गए। इतने में क्या हुआ कि एक और गाड़ी वाला, ओनली गाड़ी का ड्राइवर था वो, खाली गाड़ी हमारे पास आके रुकी, और उसने अपना शीशा नीचे किया और हमसे बात करने की कोशिश की। तो हस्बैंड ने भी अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और बोला कहाँ जाना है। तो लेकिन कोई गुरुजी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो ऐसा है कि आप जहां से मैं मुड़ूंगा ना, आप वहां से मुड़ना नहीं, आप सीधे निकल जाना, और जहां ये रोड खत्म होगी वहां पर आप उतर जाना, वो है आपका डेस्टिनेशन। और हम भी चल पड़े। वो काफी दूर जाके अपने रास्ते राइट साइड पे से मुड़ गया, और हम आगे चलते गए, और हमें हमारा काफिला वापस मिल गया। अब वहां पर 1000 2000 लोग बाहर खड़े हैं एयरपोर्ट के बाहर, और हम भी उसमें जाके शामिल हो गए। अब गुरुजी आए, और मुझे लगा कि ये सब इतने बड़े बड़े लोग हैं, और ये गुरुजी इतने ये समन ओके। सामने से गुरुजी आ रहे हैं, 8 10 लोग उनके साथ आ रहे हैं,
और गुरुजी तो दिख भी नहीं रहे हैं, इतने उनमें घिरे हुए आ रहे हैं। अच्छा भाई ठीक है। उसके बाद जब तक गुरुजी पास में आए तो लोगों ने उनको घेर लिया। अब मैं तो भूल गई थी मुझे छूना था, और उनको याद था, है ना। और ऐसा धकेला भीड़ ने मुझे कि मैं उनके पास ही जाके पड़ी, यू नो। अब मैं बोलती हूँ गुरुजी मुझे धकेल के या धक्का मार के या गिरा के या उठा के वहां पहुंचा देते हैं जहां मुझे पहुंचना है। क्या बात। राइट। और मैं उनको ऐसे टच करी, ऐसे तो मैं उनको छू ली। फिर गुरुजी ने मुझे देखा, क्योंकि वो उंगलियां इतनी जोर से गड़ रही होंगी उनके उनके बाजू में, कि वो मुझे ऐसे करके देखे। और वैसे उनके देखने से ना फिर कल्याण शुरू हो जाता है ना। तब नहीं पता था ये सब। हालांकि मैं श्रद्धा में नहीं थी, लेकिन बाकी मेरा परिवार खड़ा है और मैं उनके पीछे 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 भागती चली गई। अब ये मुझे बिल्कुल नहीं पता मैंने ये क्यों किया। और लोग उन्हें बुके दे रहे हैं, फ्लावर्स दे रहे हैं, और मैं क्या कर रही हूँ, उनके पीछे भागते जा रही हूँ, भागते जा रही हूँ, भागते जा रही हूँ। और भागते भागते जितने भी फूल गिर रहे हैं ना, सब उठा रही हूँ। और वो जैसे गुलाब के फूल बड़ी डंडी वाले रहते हैं ना, जो थिक वो वाले बुके में रहते हैं, वो 4-5 फ्लावर्स में उठा कर लाई थी। और मैंने कितने साल उनको अपनी अलमारी में संभाल के रखा, और उनकी डंडी कभी ब्राउन हुई ही नहीं, ग्रीन ही रही। मुझे ये बहुत अजीब लगा, ऐसा कैसे हो सकता है। और तब से जब भी गुरुजी मुझे मिलते थे, बहुत सालों तक मैं उनके पीछे भागती थी। बताया ये श्रद्धा, तो ये तो आप में जग गई। आपको ऐसा लगा कि अब वो 6th डे जब आपने गुरुदेव के दर्शन किए तो आपको वो श्रद्धा आपको लगी कि अब जगने लगी, अब श्रद्धा जगने लगी, अब मेरे अंदर वो स्वीकृति आ रही है कि ये कोई तो है, ऐसा कुछ नहीं, मैं लगा। कौन होती हूँ स्वीकार करने वाली, मैं कौन होती हूँ। हम्म। ये एहसास होने लगा कोई है जो मेरा अपना है। ऐसा एहसास होने लगा आपको। मैं श्रद्धा भी नहीं बोलूंगी, मुझे पता नहीं श्रद्धा, आज भी नहीं पता श्रद्धा क्या होती है। हम्म। मुझे नहीं पता है, मुझे बस ये पता है जिंदगी में कोई है। आ, उसके बाद ना मुझे लगा जैसे मैंने जीना ही छोड़ दिया, जीवन मुझे होने लगा। वाह। सब घटनाएं इसीलिए घटती चली गई कि मेरा उत्थान हो सके, मैं आगे जा सकूं। मैं मटेरियल वर्ल्ड छोड़ के किसी और दुनिया में चली गई। अब मैंने गुरुजी की फोटो को देखा जो डीएसएन के दिन पड़ी हुई थी वहां स्टेज पे। अब मुझे सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए कि वो पहली बार मुझे कौन मिला था, बैनर में मेरे सपने में कौन था, उसके बाद बैनर में कौन था, और ये एयरपोर्ट पे मुझे कौन मिला था। ये सब एक ही है। तो जो आपको स्टार्टिंग में जब आप पढ़ रही थी छत पर, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, वो भी यही थे। यही थे। ये यस, ये जो खुला ये जो इम्पोर्टेंट है। सस्पेंस खुला है ना, ये वाली बड़ी बात, हो गई ना बड़ी सस्पेंस बात। है। हाँ, हाँ। बहुत तो बढ़िया। मैं कहाँ गुरु के पास आई, मुझे क्या श्रद्धा की जरूरत है, वो ले गए मुझे। वेरी गुड, बहुत सुंदर स्टोरी है और ये वही स्टोरी है गुरुजी आपकी। के मुंह से भी आपने सुनी होगी, जिसमें गुरुजी कहते हैं कि वो कालका जी में जाकर के एक कोर्स कराए थे जो मूक था, जिसमें गुरुजी भी नहीं बोले थे, पार्टिसिपेंट्स भी नहीं बोले थे, और आखिरी दिन सबने अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग में कोर्स के पॉइंट्स बोले थे। मैं कालका जी में रहती थी। ओह, बहुत ही बढ़िया। अच्छा। वाह वाह। तो मैं वो हूँ, मतलब मैं अपने आप को इतना लकी समझती हूँ ना, मैं क्या हूँ। क्या बात है, क्या बात है, कैसे गुरुजी ले गए मुझे। क्या बात है। हाँ, बहुत। हाँ, और अब आप एओएल टीचर भी हो, और ऐसे ही कोर्सेज लेके लोगों को आप आगे लेके जाते हो, है ना। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद तो जिंदगी मैंने बताया होने लगी अपने आप।
उस दिन से भी हो ही रही थी, मुझे नहीं पता था। ही अलग है। एक और बात मुझे समझनी है, जैसे आपने साइंस पढ़ी है, होम्योपैथी डॉक्टर है, तो उस साइंटिफिक और लॉजिकल माइंड को वो सुदर्शन क्रिया अगर एक्सप्लेन करने को बोला जाए, ऐसा कुछ आप। इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। क्या है ना, राइट और लेफ्ट दो ब्रेन होते हैं। जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो लॉजिकल कैपेसिटी होती है, यानी ये फिजिकल बॉडी में ही पॉइंट्स रखे गए हैं। जैसे पेट के, हमारे एब्डोमेन के अंदर, चेस्ट में देखे तो लंग्स पड़े हैं, ऐसे ही ब्रेन में देखे तो कुछ पॉइंट्स हैं। तो जो लेफ्ट वाला ब्रेन है उसमें जो पॉइंट्स हैं वो लॉजिकल कैपेसिटी के हैं। साइंस, मैथमेटिक्स, अच्छा बुरा समझ करके ही सब आगे चलना है। तो ये जो लॉजिक है वो हमारा लेफ्ट ब्रेन है। लेकिन जो खुशी का पॉइंट है वो राइट ब्रेन में है, राइट। और दूसरी चीज राइट ब्रेन में क्या है, क्रिएटिविटी है, राइट। जैसे गाने की कला, जितनी कलाएं हैं वो राइट ब्रेन में है। इसीलिए आपने देखा होगा जो कलाकार होते हैं उनमें लॉजिक कैपेसिटी बहुत कम होती है। आप उन्हें लॉजिक कैपेसिटी समझाएं कि ये कलर ऐसे नहीं वैसे लगाना है, तो वो अच्छा कृति नहीं बना पाते हैं। वो अपना राइट ब्रेन यूज करते हैं, जो उनके दिमाग में आता है बनाते हैं और बहुत सुंदर एक निकल के आता है। और वो खुश भी ज्यादा रहते हैं, आपने देखा होगा। म्यूजिशियंस हैं या स्टेज परफॉर्मर्स हैं, कितने खुश रहते हैं। और जो साइंटिस्ट है वो इतना इंटेलिजेंट होता हुआ भी ओनली लेफ्ट ब्रेन अगर यूज करता है तो आखिर में आके थोड़ा डिप्रेशन और परेशानी में पड़ा हुआ मिलता है। तो लोग पूछते हैं इतना अचीव करने के बाद भी इतना उदास क्यों है। तो ये जो राइट और लेफ्ट ब्रेन का है, इसमें अगर बैलेंस आ जाए, यानी हम साइंस करें, लॉजिक कैपेसिटी अपनाएं, अच्छे बुरे की पहचान रखें, सही और गलत में फैसला करना जाने लेफ्ट ब्रेन, और हम खुश भी रह पाए ये राइट ब्रेन, तो ये दोनों के बैलेंस से हम जीवन अच्छा जी सकते हैं, राइट। और सुदर्शन क्रिया जो है वो हमारे राइट ब्रेन को किंडल करती है। किंडल करने माने उसको हिला देती है, उसको ज्यादा एनर्जी देती है, और हम बिना किसी कारण खुश रह पाते हैं। तो अगर एक मेरे जैसा एकदम लॉजिकल कैपेसिटी, नथिंग एल्स, सिर्फ लॉजिक, ये गलत है ये सही है, ऐसे वाला बंदा अगर सुदर्शन क्रिया करेगा तो वो अपनी लेफ्ट ब्रेन तो नहीं छोड़ेगा, वो तो वैसा ही रहेगा, लेकिन वो खुश भी रह पाएगा। तो यहां ये बैलेंस आ जाता और अगर कोई राइट ब्रेन वाला है, तो क्या है। सुदर्शन क्रिया उसके लेफ्ट ब्रेन पे भी काम करती है? ऑफ कोर्स बैलेंस लाती है ना, बैलेंस लाती है। बैलेंस लाती है। क्या है कि इसमें एक और लॉजिक भी है, जो प्राण शक्ति है ना वो इंक्रीज होती है सुदर्शन क्रिया में। सिर्फ राइट और लेफ्ट ब्रेन का बैलेंस नहीं है, बहुत कुछ है। प्राण शक्ति बढ़ाती है। अच्छा, प्राण शक्ति को मैं कैसे आपको बताऊं। अ, जैसे हम बोलते हैं ना, हम क्यों जिंदा है, ऑक्सीजन से जिंदा है, राइट। लेकिन क्या हम मुर्दे में ऑक्सीजन डालें तो उसे जीवित कर पाएंगे? नहीं। नहीं कर पाएंगे ना, क्यों? क्योंकि वो प्राण में परिवर्तित नहीं हुआ है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके प्राण शक्ति डेवलप होती है। अब इसका इंग्लिश में कोई भी शब्द नहीं है इस प्राण शक्ति का, जो हमारे, क्योंकि ये ईस्टर्न फिलॉसफी है। और ईस्टर्न फिलॉसफी, मैं आज की डेट में कहूंगी, हमारी जो ईस्टर्न फिलॉसफी है वो मोर साइंटिफिक है, क्योंकि ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान को लॉजिक के साथ में जोड़ के हम सबको परोसा है, दिया है। तो ये ओनली श्रद्धा नहीं है, इसमें लॉजिक और साइंस अटैच्ड है, और इसीलिए इटर्नल है, यानी कभी खत्म ना होने वाला ये ज्ञान है, क्योंकि ये जीवन से जुड़ा है। जब तक जीवन है तब तक ज्ञान है, या यूं कहूंगी जब तक ये ज्ञान है तब तक इस धरती पे जीवन है। तो ये कभी खत्म हो नहीं सकता ना। तो ये प्राण शक्ति को उजागर करती है, एक एक सेल को लाइव एलाइव करती है। कैसे बताऊं मैं, अपना अगर मेडिकल साइंस यूज करती हूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि
और हमारे धर्म में, हमारे पुराणों में भी यही लिखा है, जो आया है वो जाएगा। इसका क्या मतलब है? जो सेल आया है उस सेल की एक उम्र है और वो सेल की डेथ होनी है, और इसी तरह हमारे पूरे शरीर की डेथ एक दिन होनी है। और जीवन और मृत्यु के बीच का जो समय है वो ही जीवन है, और वही जो प्राण शक्ति है वो इस जीवन को होल्ड करके, सस्टेन करके रखती है। और ये प्राण शक्ति जो है वो स्पिरिट, यानी एक स्पिरिट भी इसके लिए थोड़ा अधूरा शब्द है। ये स्पिरिट को ऊंचा उठाने का काम, या स्पिरिट को स्पिरिट होने का जो शक्ति है उसको प्राण शक्ति कहेंगे। तो हर सेल में मौजूद है। बोलते हैं ना, जो ईश्वर है, इस प्राण शक्ति को हम ईश्वर भी कह सकते हैं। तो ये जो ईश्वर है सर्वव्यापी है, ये हमारे छोटे से छोटे सेल में मौजूद है। बहुत तरीकों से ईश्वर के बारे में बताया गया ना। एक तो ये कि वो ही जीवन है और सब जगह है, और दूसरा ये कि ईश्वर प्रेम है। मैं कहूंगी एक सेल को दूसरे के साथ जोड़ के क्या रखता है, पता नहीं, यही प्राण प्रेम। शक्ति। यस, प्रेम। और यही प्रेम हम प्रेम प्राण जोड़ता है। शक्ति या ईश्वर कह सकते हैं, है ना। क्योंकि जब हम देखते हैं कि सेल या ऑर्गेन कोई चीज है, जैसे आंख तो आंख है और नाक तो नाक है, पर नाक को नाक किसने बनाया? नाक जैसे बहुत सारे सेल ने उसको नाक बनाया, मगर एक सेल ने दूसरे के साथ कैसे रखा जोड़ के अपने को? वो एक सेल का दूसरे के साथ प्रेम है। अब जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं तो क्या होता है, ये प्राण शक्ति बढ़ती है, ऊपर की ओर उठती है। चक्रास का भी यही नियम है। तो प्राण शक्ति जैसे जैसे हमारी बढ़ती है, हमारा हर सेल जीवंत तो होता है और खुश होता है। तो ये जो पॉजिटिविटी कहें या खुशी कहें, पॉजिटिविटी बहुत अधूरा है इसके लिए। ये जो प्राण शक्ति है हर सेल को जीवित करती है और ज्यादा जीने का मौका देती है और उसकी लाइफ को बढ़ाती है। जो तो आया है वो जाएगा। डॉक्टर बिंदु, क्या डेड सेल को भी सुदर्शन क्रिया अलाइव करती है? ये मुझे पता नहीं है, ये साइंस का विषय है, रिसर्च का विषय है। डेड सेल को नहीं जीवित करती, जहां तक मैं समझती हूँ। मैं अपने ही दिमाग से सोच के बोलती हूँ कि डेड सेल को तो जीवित नहीं कर सकती, लेकिन जो डेड, मान लीजिए हर सेल हमारे शरीर में अच्छा मैं आपको ऐसे बताती हूँ, जैसे एक बाल है, वो पैदा हुआ तो इतना छोटा है, फिर बड़ा होते 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 वो इतना लंबा हो गया है, फिर वो गिर जाता है क्योंकि उसकी उम्र खत्म हो गई है। तो जो डेड सेल है वो भी हमारे शरीर में बाल की तरह हमेशा गिरते रहते हैं, और जो दूसरे पास पास के सेल हैं वो उन्हें एलिमिनेट यानी सफाई करते रहते हैं उनकी। ऑलराइट। तो मैं ये कहूंगी, जैसे आपने कहा कि जो डेड सेल है उसको जीवित नहीं करेगा, उसको जल्दी से एलिमिनेट करेगा, वहां से उसकी सफाई करेगा, और उसकी जगह जो दूसरा सेल पैदा हो रहा है, हर सेल के नीचे एक सेल है, हर सेल के नीचे एक सेल है। एक सेल ऊपर से गिर गया, नीचे से दूसरा आ गया, फिर वो उम्र पूरी होके गिर गया, फिर उसके नीचे से तीसरा आ गया। हमारी स्किन भी ऐसे ही होती है ना। जब आप स्किन को रगड़े तो हमेशा कुछ सेल्स निकलते हैं जो डेड सेल्स होते हैं। बोलते हैं ना, डेड सेल साफ कर दो, स्किन साफ हो जाएगी। डेड स्किन, हाँ। तो ये जो जितनी अच्छी हमारी प्राण शक्ति होगी, उतने हमारे एक तो डेड सेल्स कम हो जाएंगे। आपने पूछ रही हूँ क्योंकि अभी हमने, जयश्री और मैंने कुछ इंटरव्यूज लिए जिसमें ब्रेन ट्यूमर, कैंसर पेशेंट्स, उनके हमने इंटरव्यूज लिए, और उन्होंने ये शेयर किया कि सुदर्शन क्रिया और सहज समाधि ध्यान जो हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का है, उसको करने से, यहाँ तक कि रेडियोथेरेपीज होती हैं कैंसर के बाद, डॉक्टर ने अगर उनको 25 सीटिंग 30 सीटिंग बोली, वो उनकी 5 हो गई।
तो कहीं ना कहीं मैं समझ पाई, लोग जो साइंस नहीं जानते हैं वो सिर्फ श्रद्धा पे बोल रहे थे, लेकिन मेरे को वहां ये समझ आ रहा था क्योंकि सब एक ही चीज शेयर कर रहे थे। आप सब इंटरव्यूज उठा के देखो, सब एक ही बात बोल रहे थे, हम रेगुलर सुदर्शन क्रिया कर रहे थे, हम रेगुलर सहज समाधि मेडिटेशन कर रहे थे। तभी मैंने आपसे पूछा, कैंसर शायद वो सेल्स वहां के डेड हो गए, तो इसका नहीं नहीं, मतलब आप अच्छा। मान रहे हो कि नहीं, सुदर्शन क्रिया ने हेल्प करी। मैं बताती हूँ आपको, फिर मैं पहले कैंसर बताती हूँ क्या होता है एज अ जी डॉक्टर। जी। हमारे सेल्स में एक रिदम है, सभी सेल्स में, सभी ऑर्गन्स में। वो एक रिदम से आते हैं, रिदम से जाते हैं। यानी रिदम से कोई भी बिगड़ा तो बीमारी आई। ठीक है। अब ये जो कैंसर है, इसके रिदम को समझना पड़ेगा। ये रिजेक्शन है। यानी कैंसर क्या करता है, एक सेल कैंसरस बना, उसने दूसरे सेल को खाया, उसको कैंसरस बनाया, फिर उसने तीसरे सेल को खाया और कैंसरस बनाया। यानी जो कैंसर है, फिर एक दिन क्या होता है, कैंसर बढ़ता है, बाकी शरीर घटता है। यानी अपने ही जो सेल्स हैं वो अपने ही अगेंस्ट हो गए हैं और अपने को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये कैंसर है। कैंसर कैसे फैलता है? अपने पड़ोस की सेल की एनर्जी लेके फैलता है। प्रेम की कमी हो गई, एक सेल ने दूसरे से प्रेम छोड़ दिया, मैं इसको ऐसे कहती हूँ, राइट। उसे करेक्ट। फर्क नहीं पड़ा कि मैं दूसरे को मार रहा हूं, पड़ोस के सेल को, और उसकी जगह पर एक से दो हो रहा हूं। ट्यूमर क्या होता है? अपनी जगह पे एक सेल से, दो से, चार से, 20 से, 25 से वो इतना बड़ा बन गया है। एक सेल इतना बड़ा बन गया है। अब वो इतना बड़ा बन गया है तो उसने पड़ोस वाले सेल्स की जगह खा लिया है, उनको पुश किया है। इसको बोलते हैं प्रेशर सिम्टम्स आने लगते हैं। तो मैं कहूंगी पूरा जीवन सिर्फ प्रेम पर आधारित है। अपने से प्रेम करेंगे तो आप, हमारे सेल्स, हमारे पड़ोस के सेल से प्रेम करेंगे, वो कैंसरस नहीं बनेंगे। यही करती है सुदर्शन क्रिया। इट इज नॉट ओनली प्राणा, इट इज हाई लेवल ऑफ पॉजिटिविटी एंड प्रेम। रिदम को सेट करती है, जो आप रिदम भी रिदम की कह बात कर सकते हैं, रहे हैं ना। हाँ, रिदम भी कह रिदम को सकते हैं। उस और सेल्स में सेट करती है। सेट करती है कि जितने तुम्हें, एक सेल दो में डिवाइड होगा और बहुत समय के बाद में वो चार में डिवाइड होगा। लेकिन वो जल्दी से अगर चार में डिवाइड होता है तो एक तो वो खुद ही अधूरा रहता है, पूरा सेल बना नहीं कि वो दो में डिवाइड हो गया। यानी वो खुद भी एबनॉर्मल ही रहा, नॉर्मल तो नहीं है। तो आपने जैसे ओके। बोला, ये सेल्स प्रेम से जुड़े हैं, क्या सुदर्शन क्रिया किस तरह से इनको इनको प्राण शक्ति दे रही है वो भी समझ में आया। एक और चीज मेरे को समझनी है, क्या आपने ये भी कहा खुद से प्रेम करो तो ये सेल्स में प्रेम रहेगा, तो इसका मतलब हमारे इमोशंस का इन सेल्स पे इफेक्ट हो रहा है, हमारे बहुत आसपास जबरदस्त। के माहौल का इस पे इफेक्ट हो रहा है। यानी जो इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस पे रहता है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है, आसपास से उसको बहुत स्ट्रेस मिल रहा है, दुख मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट अपने सेल्स पे हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और प्रेम से पहले मैं कहूंगी एक्सेप्टेंस। हम प्रेम पे जब कंडीशन लगाते हैं ना, तो एक्सेप्टेंस नहीं होता है। और जब एक्सेप्टेंस नहीं होता है तो रिजेक्शन होता है। जब रिजेक्शन होता है तो सेल अनरूली हो जाता है। मैं हम्म। अपने को अगर रिजेक्ट करती हूँ तो कोई ना कोई सेल मेरा जो है वो मुझे रिजेक्ट कर रहा है ना, मैं ही तो अपने सेल्स को रिजेक्ट कर रही हूँ। तो कैंसर का बहुत बड़ा कारण है नॉन एक्सेप्टेंस। ओके, तो सुदर्शन क्रिया, ये जो जो ब्रीदिंग टेक्निक आप बोल रहे हैं, तो ये हमारी रिदम को सेट करेगा, ये इनके बीच का जो जुड़ाव है उसको भी ठीक करेगा, हमारी प्राण शक्ति जो सेल्स की है उसको भी बढ़ाएगा, और जो डेड है उसको एलिमिनेट करके न्यू सेल्स, तो इतना बड़ा काम ये सुदर्शन क्रिया करती है। हाँ, और गुरुजी ने जो कोर्स बनाया है उसमें ज्ञान क्यों डाला है?
हर चीज का एक औचित्य है, हर चीज का एक वजह है ना। ज्ञान भी डाला है, गान भी डाला है, मस्ती भी डाला है। ज्ञान का एक एक पॉइंट इस्तेमाल करने की जरूरत है। और यूं मैं कहूं तो एक पॉइंट को कर लो तो अपने आप सारे ही हो जाते हैं। और जब हम एक पॉइंट को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, हमारे अंदर कुछ तो है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं ये पॉइंट्स को, तो सुदर्शन क्रिया हेल्प करती है। सब चीजों का अपना ही एक वो है। और म्यूजिक का भी बहुत, मैंने बताया ना, राइट ब्रेन की एक्टिवेट करने की जरूरत है, तो म्यूजिक भी बहुत जरूरी है। म्यूजिक, डांस, मस्ती बहुत जरूरी है, उसमें तो कोई लॉजिक लगाने की। जी, तो डॉक्टर बिंदु, जब से आपने सुदर्शन क्रिया सीखी तो आपने बोला जीवन बस हुआ, जीवन चलता गया मेरा। लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव के बिना तो जीवन होता ही नहीं किसी का। आई एम श्योर आपने भी बहुत देखा होगा। उसके तो बाद भी देखा, आज भी देखते हैं। आज भी देखोगे, वो उस पे तो हमारी बहुत चर्चा हुई। किसी का भी जीवन, किसी ऋषि मुनि का भी जीवन बिना उतार चढ़ाव के नहीं होता। तो ये सुदर्शन क्रिया ने और गुरु के ज्ञान ने आपको मदद की उस सब उतार चढ़ाव से निकलने में और खुश रहने में। बहुत ज्यादा। बहुत बार अभी भी होता है कि मैं नहीं एक्सेप्ट करती हूँ किसी एक सिचुएशन को, किसी एक पर्सन को। फिर क्या करती हूँ, आंख बंद करती हूँ, मेडिटेट करती हूँ, सब गायब हो जाता है। क्या क्या बात सब है। कुछ ज्ञान से नहीं होता है ना। ज्ञान तो भी लॉजिक है, लॉजिक में दूसरे पे भी अप्लाई करती हूँ। एक्सेप्ट मी एज एज इट इज, वो ज्यादा इस्तेमाल होता है। करेक्ट। मैं ही है क्यों, ना? तुम क्यों नहीं। हाँ, तुम एक्सेप्ट करो, चलो क्रिया करो, फोर्स करके आओ, ये हम्म। ज्यादा होता है। वेरी तो उस नाइस। समय पे हमारे को मैं बोलूंगी ये आउटवर्ड हो गया ना, एक्सट्रोवर्ट हो गया, ये बहिर्मुखी हो गया। तुम मुझे एक्सेप्ट करो। तो अंतर्मुखी होने के लिए तो मुंह बंद करो, आंख बंद करो, दिमाग अपने आप बंद हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर वो सहज। और मैं तो कई बार ना भजन पे भी मेडिटेट कर लेती हूँ। भानु दीदी के कुछ भजन हैं, चित्रा रॉय के हैं, या ऋषि नित्य प्रज्ञा के जो बहुत फास्ट वाले हैं, उन पे भी मेरा मेडिटेट बहुत अच्छा होता है। मेरा जो मूड होता है फिर उसी पे कर लेती हूँ। आंख बंद किया तो मतलब तो है खुद से इन गायब हो जाने का। इस दुनिया के सीन से मैं गायब हो जाती हूँ, मैं ऐसे कहूंगी। जैसे आपने कहा कि मुश्किलें आती होंगी, तो मैं सीन से गायब हो जाती हूँ ना। मुश्किलों को पड़ा रहने दे, वो अपने समय से चली जाएंगी। मैं गायब हो जाती हूँ इस वाली स्टेज से, और मैं अपने अंदर चली जाती बहुत सुंदर बोला आपने। ये हूँ। समझने की बात है कि हर चीज हम नहीं कर सकते क्या और हमें करना है, छोड़ो ना। मैं तो कहती हूँ जिंदगी ना जीने के लिए मिली है, सब कुछ करने के लिए नहीं मिली, सब कुछ सुधारने के लिए भी नहीं मिली। बहुत करेक्ट। मस्त ना बहुत अपनी खूब, बहुत जिंदगी जियो। सुंदर। और अपनी जिंदगी जीते जीते और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते हमारा कहीं ना अपलिफ्टमेंट होता रहता है। इसको मैं ऐसे कहूंगी, अगर मान लो हम थर्ड स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ रहे हैं, हुँ? और वो हमने बहुत अच्छा पढ़ा, सारे क्वेश्चंस हमें आ गए और मार्क्स अच्छे आ गए, तो हम फोर्थ में चले जाते हैं। अगर हम कहें कि फोर्थ में हमें मुश्किल क्वेश्चन मत देना, तो मैं फिफ्थ में कभी नहीं जा सकती। अगर मुझे अपना एक लेवल बढ़ाना है, तो कोई ना कोई मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। और ये नियम खाली प्राइमरी सेक्शन के स्कूल में नहीं होता है, कॉलेज में भी होता है, एवरी डे होता है। जीवन में होता है बिंदु जी। हाँ, इसको जीवन में उतार लो, है कितना ना। आसान हो जाएगा। जीवन की कक्षा में जीवन की कक्षा में ये चलता रहेगा। यदि बिल्कुल आपको चलेगा। अपग्रेडेशन चाहिए, आपको अगली ऊंचाई तक छूना है जीवन को, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चलेगा। हाँ, तो क्यों फिर इसको हमने छोड़ना है। अगर मुझे सिंपल क्वेश्चन या नो क्वेश्चन दिया जाए, तो मुझे लगेगा मुझे भगवान ने छोड़ दिया, अभी तो मुझे मुश्किल क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो अगला सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। इसको हम, मेरे को लगता है ऐसे करें। दुख जो हम बोलते हैं, दुख मीन्स जो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। दुख मतलब जिससे हमें बड़ी पेन हो रही है अंदर, हम एक शब्द ही तो है जो हमने दे दिया।
यदि हम उसको ये कहें कि ये मेरा पेपर आया, क्वेश्चन पेपर आया मेरे सामने और अब मुझे उसको सॉल्व करना है, तो लगता है लाइफ बिकम वेरी इजी वेरी एंड इजी। ब्यूटीफुल, और है ना? अगर आप क्योंकि सॉल्व नहीं दुख नहीं करते, चाहिए, नहीं चाहिए, बोलने से गड़बड़ हो जाती है। नहीं तो फिर उसको उसी बस, क्लास में रहो, नो प्रॉब्लम, हाँ, फेल हो जाओ, हाँ, उसी क्लास में रहो, बस क्या बात है, क्या बात है। है ना। ये अच्छा निकल के आया, सुंदर अच्छे निकल निकल के के आया। आया। मेरे को तो स्कूल पास करके कॉलेज जाकर के मुझे तो आगे ही आगे जाना है। हाँ, जीवन आगे जाना पाठशाला है। ही तो है ना। आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, और देखा जाएगा कि आप सॉल्व कर पाते हैं तो फिर अगला मुश्किल क्वेश्चन दे दिया जाएगा। सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो वही क्वेश्चन बार बार दिया जाएगा। कुछ लोग जिंदगी में बोलते हैं ना कि मुझे ही धोखा मिलता है, बार बार धोखा मिलता है, हर कोई मुझे ही धोखा देता है, पिछले 25 साल से मैं धोखा खा रहा हूं। तो आपने वो धोखे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया ना, धोखा करेक्ट। मिलना बंद हो जाएगा। You वेरी नाइस। learn the lesson. All the problems are questions given to it, given to you. You solve it. और फिर वेरी सॉल्व करने के बाद जो स्माइल आती है ना चेहरे पे, वाह, है ना। और हम बहुत से लोग क्या करते हैं, शायद पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, कि उसी क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लिया मगर फिर बार बार अपने दिमाग में रिपीट, ये क्वेश्चन मिला था, गलत था, मेरे को बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत परेशानी हुई, ये होने लगेगा। तो हम 3 बारी एक ही क्वेश्चन से दुख पाते हैं। एक वो कहीं आ ना जाए, फिर वो आ जाता है दुख, फिर हम दुखी रहते हैं, फिर वो चला जाता है दुख, हम उसको याद करके दुखी रहते हैं। वेयर डू यू सी गुरु इन योर लाइफ नाउ? अब आप, आपके लिए गुरु जो है वो कहाँ रखते हैं आप अपनी लाइफ मैं नहीं रखती हूँ, वो मुझे रखते हैं। में? वो मुझे रखते हैं और वही करते हैं। मैं तो बस खुश रहती हूँ, बाकी वो देख लेते हैं। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया। और जाते जाते बिंदु जी, आप जो लोग भी ये सुनेंगे, जो लोग भी ये चर्चा सुनेंगे, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं क्या मैसेज दूंगी, कोर्स करो, गुरु जी को फॉलो करो, यही मैसेज है। एक एक एक, एक। अच्छा, गुरु जी के आजकल क्योंकि यूट्यूब पे बहुत है, ज्ञान बहुत है, बुक्स बहुत है, तो जब भी आंख में आंसू आने की कोशिश करे ना, तो गुरु जी को सुन लेना, वो आप ही के क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर बिंदु आपसे बात करके। सेम हियर, बहुत हाँ, सेम बहुत हियर। ही साइंटिफिक वे ऑफ लुकिंग एट सुदर्शन क्रिया, प्लस जिस तरह से आपकी जर्नी रही कि फुल ऑफ डाउट्स, ये क्या है से लेकर यही सब कुछ है, पर जो आपकी जर्नी घूमी, तो वी आर सो फॉर्चुनेट टू हैव यू। आई एम श्योर जैसे हम इंस्पायर हुए, जो लोग भी आपके साथ आपको सुनेंगे वो इंस्पायर ही होंगे। और जैसे बिंदु जी ने कहा, सुदर्शन क्रिया सीखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आएगा, और आज ही जरूर, आप टाइम निकालें और कोर्स को अपने जीवन में उतारें। ठीक है। जरूर करें, सब लोग जरूर करें, सब लोग जरूर करें। जी, हंसने का मौका चाहिए तो जरूर करें। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक थैंक यू, यू बिंदु जी, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।